हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में होने जा रही है या फिर नहीं होने जा रही है। आखिर ये चर्चा कहां से निकल कर आ रहा है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री होने जा रही है। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो भारत पे इसके क्या असर पड़ता है, और अगर क्यों ऐसी कौन सी परिस्थिति, ऐसा कौन सा सिचुएशन आ गया है जिसमें कि ये चर्चाएं आम हो गई है या फिर बहुत से जियोपॉलिटिक्स में इस तरह की बातें चल रही हैं। इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए अब हम समझते हैं इस बात को कि आखिर ये बात कहां से निकली है कि ब्रिक्स के अंदर में पाकिस्तान को इंक्लूड करना है, ब्रिक्स का सदस्य बनाना है पाकिस्तान को। तो ये बात निकलता है, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर में, और वहां से वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की एंट्री होने जाने वाली है ब्रिक्स में, और इसके लिए उसको सपोर्ट कर रहा है कौन? रशिया और चाइना, मतलब ये दोनों देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर चाइना इतना इंटरेस्टेड क्यों है ब्रिक्स के अंदर में पाकिस्तान के एंट्री को लेकर? तो देखिए, सबसे पहली बात कि जियोपॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है जो कि चाणक्य नीति से भी संबंधित है। चाणक्य ने यह बात कही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पाकिस्तान का जो सबसे जो ग्रेटेस्ट चैलेंजर के रूप में अगर किसी को देखता है तो वह है इंडिया, वह है भारत, साउथ एशिया, और अगर ग्लोबल साउथ की बात करें, क्योंकि अभी के टाइम पे जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, हालांकि इस नाम से चिढ़ता भी है चाइना गाहे बगाहे, वो अपनी आपत्ति दर्ज भी करता है कि इसको इंडो पैसिफिक कहना सही चीज नहीं होगा, इसको इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन बोलना चाहिए। लेकिन यूएस टाइम टू टाइम इसको इंडो पैसिफिक बोलता है, भारत भी इसको इंडो पैसिफिक ही बोलता है। अब ऐसे में क्या हो जाता है कि अब चाइना ये चाहता है कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की जो पॉलिसी है, हालांकि इस पॉलिसी पे बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जैसे कि इसका एक बहुत सा जबरदस्त नमूना आपको देखने को मिलेगा सीपैक में। उसने पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसका अभी तक कोई भी उसको इकोनॉमिक फायदा देखने को नहीं मिला, अभी तक कोई इकोनॉमिक बेनिफिट वो अभी तक गेन नहीं कर पाए उस इकोनॉमिक कॉरिडोर से। लेकिन वो सिर्फ इसलिए इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान को इतना ज्यादा लोन दे रहा है ताकि बाद में इंडिया के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी अच्छा है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा जो बड़ी शक्तियां होती है उसके आगे उसके हाथों से इस्तेमाल होता रहा है, चाहे पहले रशिया हो, उसके बाद यूएस हो, और अब चाइना। तो जो पाकिस्तान को ऐड देगा उसके साथ पाकिस्तान चला जाता है, उसकी आइडियोलॉजी, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ना के बराबर है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर भारत को काउंटर क्यों करना चाहता है चाइना। भारत को काउंटर करना इसलिए चाहता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत एक बहुत बड़ा चैलेंजर उभर कर सामने आ रहा है चाइना के सामने, और इसी के साथ साथ इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे भी चाइना घबरा गया है। चाइना के अंदर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। बहुत से जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बताया, जैसे कि आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक, इन सब का ये कहना है कि भारत आने वाले समय में 2027 तक विश्व की दूसरी या फिर तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा। इससे भी चाइना को थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है, तो चाह रहा है कि ब्रिक्स के अंदर में पाकिस्तान को ले आया जाए ताकि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। अगर किसी मुद्दे पे वोटिंग होनी है तो पाकिस्तान को अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल करे, और इसी के साथ साथ वो समझ रहा है एक चीज को, तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहा है कि ब्रिक्स के अंदर पोटेंशियल है। किस बात का पोटेंशियल है? यूएस के हेजेमनी को काउंटर करने का। उसको ऐसा लगता है कि वो यूएस का जो हेजेमनी है उसको काउंटर कर सकता है ब्रिक्स के माध्यम से, और उसको लगता ही नहीं, इसमें बहुत सच्चाई, क्योंकि इसमें जो 5 देश हैं, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, ये पांचों देश के आपको जो नेता हैं, इसके जो हेड ऑफ स्टेट हैं या फिर जो इसके प्रीमियर हैं, आपको देखने को मिल रहे होंगे। चाइना, रशिया, इधर आपको साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया, ये जो 5 ऐसे देश हैं ये इकोनॉमिक इंजन है। इकोनॉमिक इंजन के साथ साथ आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग कंटिनेंट को रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। एक और एशिया और साउथ एशिया से भारत रिप्रेजेंट कर रहा है और चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं यूरोप की तरफ से रशिया रिप्रेजेंट कर रहा है, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका रिप्रेजेंट कर रहा है, और साउथ अमेरिका से रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राजील। तो ये सभी जो 5 देश हैं, इसकी इकोनॉमी, इसी के साथ साथ इनका जो जियोपॉलिटिकल जो
सिचुएशन है या फिर इनका जो जियो पॉलिटिक्स में इनका जो हेजेमनी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हमको देखने को मिलता है। तो यूएस को यहां से काउंटर किया जा सकता है और चाइना अपना जो सबसे प्रोबेबल नंबर 1 चैलेंजर मानता है, वो सबसे पहले यूएस को मानता है, उसके बाद किसको मानता है, उसके बाद मानता है इंडिया को। तो इससे एक तीर से दो शिकार करने के फिराक में है चाइना। एक और वो इंडिया को काउंटर करेगा, वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके वो किसको काउंटर करेगा, यूएस को काउंटर करेगा। जहां तक रशिया की बात है तो रशिया बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है, अभी युद्ध में वो उलझा हुआ है और उसके बहुत से अपने खुद के ऐसे मसाइल्स हैं जहां से वो निकल नहीं पा रहा। तो चाइना को लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो क्या कर सकता है, खुद को आगे ला सकता है और जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे अपना हेजेमनी को एस्टेब्लिश कर सकता है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है। इसी के साथ साथ आप एक बात को और ध्यान रखेंगे कि चाइना का फोकस एससीओ पे नहीं है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी इंडिया है, यहाँ पे भी रशिया है, यहाँ पे भी पाकिस्तान है, उसका फोकस है ब्रिक्स पे, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर पोटेंशियल है यूएस को काउंटर करने में। अब देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो इंडिया काउंटर आर्गुमेंट यह दे सकता है, पहली बात तो ये कि कुछ हद तक के लिए भारत को क्या करना होगा कि पाकिस्तान को रोकना होगा एंट्री से। अब रोकने के लिए अब लंबे समय तक की तो बात नहीं करी जा सकती, लेकिन आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इंटरेस्ट। तो इसमें क्या कर सकता है इंडिया, इंडिया एक काउंटर आर्गुमेंट ये दे सकता है कि भाई उनके यहाँ खुद सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन इतना खराब है, उनके यहाँ दंगे जैसे सिचुएशन है, उनके यहाँ बेसिक जो नीड है वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनका इन्फ्लेशन श्रीलंका को भी क्रॉस कर चुका और कुछ दिन में वो जिम्बाब्वे को टच कर जाएगा उनका इन्फ्लेशन। ऐसे सिचुएशन में वो किस तरीके से ब्रिक्स का सदस्य हो सकता है, ब्रिक्स का मेंबर हो सकता है, जबकि ब्रिक्स का जो सबसे जो फाउंडेशन जो प्रिंसिपल है, फाउंडिंग प्रिंसिपल वो क्या है कि इमर्जिंग इकोनॉमी को हम लेंगे। भाई आपकी इकोनॉमी तो ऑलरेडी गर्त में जा चुका है और ऐसे सिचुएशन में हम कैसे आपको ले सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे इसकी बात करी जा सकती है कि जोहानसबर्ग एक्सटेंशन, जोहानसबर्ग में अभी जो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, उसमें बताया गया था कि भाई हम एक्सटेंड करेंगे, कुछ देशों को और इंक्लूड करेंगे ताकि इंक्लूजन को दिखा सके, ताकि इसके डाइवर्सिटी को और बढ़ा सके और इसका जो लचीलापन है उसको हम दुनिया के सामने रख सके। हालांकि इंडिया और ब्राजील एक साइड पे है इसको लेकर, मतलब कि इंडिया और ब्राजील में एकता देखने को मिलता है। एक और इंडिया जहां पे साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, ब्राजील बोलता है कि मैं तो अकेला साउथ अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस ग्रुप में, तो फिर मेरी बात भी तो चलनी चाहिए। ऐसे में भारत और ब्राजील जब एक साइड में आ जाते हैं तो भारत का पलड़ा थोड़ा भारी देखने को मिलता है और साउथ अफ्रीका को और रशिया को तो किसी भी तरह अपने पक्ष में किया ही जा सकता है। तो अगर वोटिंग की बात आ गई, अगर वीटो का कुछ नहीं हुआ तो वोटिंग के सिचुएशन में इंडिया कुछ देर तक रोक सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो एस्पिरेशन है, इन दोनों को शामिल होना है किसमें, यूएन के परमानेंट मेंबर बनने की दोनों की एस्पिरेशन है। क्योंकि एशिया से सिर्फ और सिर्फ चाइना है और साउथ अमेरिका से तो कोई कंट्री ही नहीं है माफी चाहूंगा। इस वजह से ब्राजील और इंडिया एक साथ आ गए, ये दोनों लॉबी करते हैं ताकि दोनों को परमानेंट मेंबरशिप दिया जा सके यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। अब हम समझते हैं कि भारत के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले भारत ये बोलता है कि भाई हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हैं, हम एकमात्र ऐसे देश हैं जो कि ग्लोबल साउथ से बिलोंग करते हैं और ब्रिक्स के अंदर में है। हर प्लेटफॉर्म पे, अभी G20 का मीटिंग हुआ था वहां भी इंडिया ने बोला है कि हम ग्लोबल साउथ के वॉइस हैं, हम ग्लोबल साउथ के नेता हैं, हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। ग्लोबल साउथ कहने का मतलब कि अंडर डेवलप्ड, लिस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री के कंट्रीज को हम लोग ग्लोबल साउथ के कैटेगरी में रखते हैं। उसी के साथ साथ टेररिज्म जैसे मुद्दे को भी भारत उठा सकता है, भारत के ऊपर असर पड़ सकता है, बोला इस पे आ सकता है भाई कि आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, आपके यहाँ दुनिया के जो टॉप मोस्ट टेररिस्ट हैं वो आपके यहाँ पाए जाते हैं, आपके यहाँ इनकाउंटर किया जाता है, वैसे में आपको हम कैसे सदस्यता दे सकते हैं ब्रिक्स जैसे इंपॉर्टेंट संगठन की। अब इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और IBS फोरम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इंडिया के द्वारा, मतलब कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये जो 3 कंट्री जिनका ट्रायो बना है, जो कि अलग अलग कंटिनेंट से क्या करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कंटिनेंट का क्या बताते हैं, खुद का नेता बताते हैं, खुद के प्रतिनिधि बताते हैं। एक साउथ अमेरिका, एक अफ्रीका और एक
साउथ एशिया से अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताता है। अब भाई आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो भारत ये बोलेगा कि ये पाकिस्तान अगर ब्रिक्स का सदस्य बनता है तो सबसे पहले तो ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी को बढ़ाता है। इसकी लाइबिलिटी को बढ़ाने की वजह से हम क्यों ले? ये कुछ वैल्यू एडिशन तो कर नहीं रहा है। जो इसका डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स का अपना बैंक है, उसमें क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा? ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना तो दूर की बात, ये वहां से और पैसे डेट के रूप में लेगा। तो हम अपनी लाइबिलिटीज क्यों बढ़ाएं? और भारत को ये भरसक प्रयास करना चाहिए। ये भारत के लिए एक बहुत ही डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी होगा। भारत के लिए बहुत ही डिप्लोमेटिक स्किल का प्रदर्शन करना होगा कि किस तरीके से अपने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान की एंट्री को रोके ब्रिक्स के अंदर में। तो आज का ये रहा वीडियो, आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।